गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात की जाए तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है, जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी हमारा एक प्रकार का टैक्स है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की श्रेणी में रखते हैं। टैक्सेस हमारे दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि जीएसटी हमारा क्यों लगाया जाता है, टैक्सेज हमारे ऊपर क्यों लगाए जाते हैं, तो भारत सरकार की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार सोचती है कि इसमें आम जनमानस का भी योगदान है। ऐसे जनमानस का योगदान है जो भारत में रहकर कोई व्यापार कर रहे हैं और उससे एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों के लिए जिनके ऊपर कुछ टैक्सेज लगाया जाए जिससे भारत सरकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल। अगर इनका योगदान रहा, ठीक है, तो भारत सरकार की व्यवस्थाएं और भी बेहतर चल सकती हैं। इन्हीं टैक्सेज को लगाया गया। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो जीएसटी के आने के पहले क्या हमारे पास कुछ ऐसे भी टैक्सेस थे जो भारत सरकार लगाए गए थे, या उसके पहले जब हम देश में गुलाम थे तब भी क्या हमारे पास टैक्सेस लगाए गए थे? तो हाँ, पहले एक प्रथा थी या अंग्रेजों की या फिर राजाओं की प्रथा थी, तब हमसे लगान वसूली जाती। लगान भी हमारा एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, जब हमारे पास कोई ऐसे माध्यम नहीं थे जीएसटी वगैरह के, तभी हमारे ऊपर लगान लगा। लगान हमारा लगाया कैसे जाता था? तो जब राजा महाराजाओं का अपना युग था तो उस समय क्या होते थे, जो जमीनें होती थी वह जमीनें ये राजा महाराजा समझते थे कि यह जो भारत भूमि है या जो भी उनका साम्राज्य था वह सोचते थे कि हमारा साम्राज्य हमारे पूर्वजों द्वारा इन जनता को, प्रजा को दान कर दिया गया, जिससे इन प्रजा का यह मूल कर्तव्य है कि अगर इस भूमि पर यह कुछ भी उपजाऊ कर रहे हैं तो इनका ये अधिकार है कि इसका कुछ न कुछ हिस्सा हमें भी दें, ताकि हमारी राज्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर रूप से हम चला सकें और उन्हीं के आधार पर लगान की प्रक्रियाएं चलें। उसके बाद जब भारत गुलाम हुआ तो यही प्रथा हमारे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए। कुछ जगहों पर विरोध होते थे जहां लगान ज़्यादा दिया जाता था और कुछ जगहों पर कम विरोध होते थे जहां लगान कम दिए जाते। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तब इस लगान प्रथा को खत्म किया गया और जब संविधान बना हमारा 1950 में, तब यह तय किया गया कि क्या हम अगर टैक्सेज को लेते हैं तो हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगे। तो ये रूप दिया गया टैक्स, और टैक्स हमारे दो प्रकार के बनाए गए, तब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। ऐसे टैक्सेज जो व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, दैट टाइप ऑफ टैक्सेज इज कॉल्ड एज डायरेक्ट। ऐसे टैक्स जो व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता, मतलब जिसको चेंजेबल किया जा सकता हो, ऐसे टैक्सेज को हम इनडायरेक्ट टैक्सेज के रूप में जानते। ऐसे बहुत सारे टैक्स आए, जैसे सेल टैक्स आया, एक्साइज ड्यूटी आया, इसके अलावा आपके वैट आए। ठीक है, इस तरीके के कई सारे टैक्सेज लगाए गए। लेकिन इन टैक्सेस का असर क्या रहा कि जब कोई सामान हम खरीदते थे और भिन्न भिन्न राज्यों से होकर आते थे, या सामान को लेते वक्त भी कई सारे टैक्सेस को हमें देना पड़ता था। मान लीजिए कोई सामान हमने लिया, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है और इस पर 28% हमें टैक्सेस देना था। तो ये 28% टैक्सेज हम अगर देते हैं तो हमसे क्या होता था, कहीं 2.5% टैक्सेज लिया गया, कहीं 1.5% टैक्सेज लिया गया, कहीं 3.5% टैक्सेज लिया गया। इस तरीके से डिफरेंट टाइप से हमें ये 28% टैक्सेज भी लिए गए। लेकिन इनका स्वरूप क्या हुआ, कई जगहों से यह टैक्सेज लिए गए और जिससे क्या होता था, व्यापार मंडल को यह लगता था कि हम उबाऊ टैक्सेज दे रहे हैं, यहाँ दिए फिर कुछ दूर गए, फिर वहाँ टैक्सेज, फिर कुछ दूर, तो उसे लगता था हमने सामान नहीं खरीद लिया, हमने एक आफत मोल ले ली। भारत सरकार ने सोचा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिससे व्यक्ति से जितना टैक्स लेना है वह एक बार में ही दे दिया जाए, उसके बाद उसे एक पर्चा बना के दे दिया गया। वह जहाँ भी जिन राज्यों से होकर जा रहा है वह वो पर्चा दिखाए, उसे कोई परेशान न करे, क्योंकि उसने जितना भी टैक्स था उस आइटम पे उसने वहीं भुगतान कर दिया है। अब उसे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा,
भारत सरकार को सुचारू रूप से यह टैक्सेज मिल भी जाए, इसलिए जीएसटी जैसे प्रावधान को लाया। जीएसटी को लाने से पहले आज जीएसटी 2017 में अप्लाई किया गया, लेकिन उसके पहले 1998 से ही यह प्रक्रिया चरम थी। लेकिन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी जब जीएसटी का प्रावधान लाया गया। चूंकि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी और न राज्यसभा न लोकसभा में जनमानस था, इसलिए जीएसटी पास नहीं थी। इसके बाद कांग्रेस के टाइम में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी जीएसटी को लाने का प्रावधान रखा, लेकिन चूंकि वही था कि राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत न होने की वजह से जीएसटी को वहां भी पास होने में असुविधा हुई। इसके बाद 2017 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इनकी राज्यसभा और लोकसभा में पूर्ण बहुमत थे, इन्होंने क्या किया कि जीएसटी को पूरी प्रबलता के साथ पार्लियामेंट में लाया, और जब यह राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ तो जीएसटी को पूरी तरीके से अप्लाई किया। जीएसटी को लाने से यह रहा, कुछ दिन विरोध चला कि इससे व्यापार मंडल तबाह हो जाएगा, लेकिन कोई भी व्यापार मंडल किसी भी टैक्सेस से प्रभावित नहीं हो। जो भी टैक्सेज होता है वह सुचारू रूप से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और हर पहलुओं को ध्यान में रखकर इन चीज़ों का किया। टैक्सेज को जो लगाने की प्रक्रिया रही, टैक्सेज को इस प्रकार से लगाया जाता है जैसे आज भी लोग कहते हैं कि इससे व्यापार मंडल तबाह हो। व्यापार मंडल कभी भी तबाह नहीं होता। अगर एक अच्छा व्यापारी है तो उसका हमेशा प्रॉफिट ही होता है। कोई भी व्यापार ऐसा है ही नहीं जिसमें नुकसान हो। अगर व्यक्ति सुचारू रूप से अपने व्यापार पर नहीं बैठता तभी वह नुकसान हो सकता है, अन्यथा की अवस्था में कभी भी कोई भी व्यापार नुकसान में नहीं है। अब पियक्कर सियक्कर बैठा दो दुकान पे तो नुकसान होगा ही होगा, अन्यथा की अवस्था में कभी भी नुकसान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जो भी टैक्सेज हमारे ऊपर लगाए जाते हैं वो टैक्सेज बनाए कैसे जाते हैं? मान लीजिए कोई भी आइटम, अगर पार्ले जी की हम बात करते हैं, पार्ले जी हमारा क्या है 630 रुपये अगर पूरी मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है, ठीक है, तो इस पर टैक्सेज कैसे लगाए जाते हैं? अब मान लीजिए इस पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुछ टैक्सेज, ठीक है, टैक्सेज मान लीजिए हमारे 5% टैक्सेज इस पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हों जीएसटी। ये जीएसटी के टैक्सेज इस पर ऐड किया जाएगा, जो भी हमारा आएगा 63 का आधा कितना होगा आपका 31.5 रुपया, 31.5 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया 661 रुपये नियर अबाउट हो गया 20 चार्जेज, ठीक है। अब क्या करेगी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना कुछ परसेंट इस पे क्या करेगी प्रॉफिट जोड़ेगी। प्रॉफिट मान लीजिए उसने क्या किया 10 रुपया प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, 671 रुपये में इसने क्या किया इस माल को होलसेलर को बेच दिया, ठीक है। अब जो ये 10 रुपया पाया वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस 10 रुपये का जो उसने कमाई किया, भारत सरकार कहती है कि इसी का तुम हमें टैक्स दो, और वह टैक्स हमारा क्या होता है इनकम टैक्स होता है, ठीक है, जिसमें वह ITR दाखिल करता है। यह इनकम टैक्स जो जाता है इस 10 रुपये का क्या भारत सरकार ने कहा कि आप भारत में रहकर हमारी सुविधाओं का यूज करके आपने इस प्रोडक्ट को बेचने का काम किया। अगर हमारी सुविधाएं न रही होती, लाइट न रहे होते, सड़कें अच्छी न रही होती तो शायद आप यह काम नहीं कर पाए होते। अगर आप भारत में रह के अपनी कमाई कर रहे हैं तो आपको यह आपका नैतिक दायित्व है कि भारत सरकार की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। इसके लिए आपको इस कमाई का कुछ परसेंट आपको भारत सरकार को देना है। मान लीजिए 10% कमाई का देना, तो 1 रुपया आप भारत सरकार को दे दीजिए, मतलब 9 रुपये में आप अपना खर्च चलाएं। अब यह होलसेलर को जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मान लीजिए इस पे जो ट्रांसपोर्ट का खर्च रहा वह मिला के 680 रुपया होगा, ठीक है, टैक्सेस पहले से ही आए हैं 680 रुपया हो गया। अब यह होलसेलर क्या कहेगा, यह होलसेलर कहेगा कि हम भी अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के इसको बेचेंगे। मान लीजिए होलसेलर ने इसको क्या किया 690 रुपये को डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अब यह भी 10 रुपया कमाया, इस 10 रुपये का इसको इनकम टैक्स देना रहेगा, इनकम टैक्स रिटर्न करना रहेगा। और मान लीजिए इसने भी 1 रुपया दे दिया, बचा कितना 9 रुपया।
₹9 इसका प्रॉफिट हुआ, यह भी नुकसान में नहीं है, व्यापार मंडल नुकसान में नहीं है। फिर इसके बाद ये गया, मान लीजिए ये कस्टमर को गया, अब कस्टमर इसी आइटम को 690 रुपए में खरीदा। अब हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 5% GST लगाया और इसने कमाई अपना किया। ये जो कस्टमर है जो खा रहा है इसने तो सारा GST पेड कर दिया। 5% जो GST रहा वो किसने पेड किया? कस्टमर ने दे दिया। तो टैक्सेज क्या हुआ? व्यापार मंडल ने तय नहीं किया, टैक्सेज नहीं दिया, वह व्यापार मंडल ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करते गए। और इसीलिए आज भी कहा जाता है कि आज भी भारत में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जिन्होंने व्यापार किया आज भी वह नुकसान में नहीं, अगर सुचारू रूप से अपने व्यापार में बैठे हैं तो कभी भी टैक्सेज उन्हें गरीब नहीं कर सकते, क्योंकि वह टैक्सेज को कभी खुद नहीं पेड किए, उन्होंने अपनी कमाई का ही टैक्स पेड किया है और कमाई जो उन्होंने किया हुआ है उसी के आधार। भारत सरकार कभी भी एक रिक्शा चालक से टैक्सेज नहीं मांगती है। जब आप व्यापार करोगे और एक तय अमाउंट के बाहर जाओगे तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में आपको टैक्सेज लगाना है। उनकी क्राइटेरिया के बाहर आप जाओगे, 12 लाख या समथिंग जो रखा गया, उन क्राइटेरिया के बाद जब आपकी इनकम होती है तब भारत सरकार कहती है आप टैक्सेज दीजिए। आप छोटे व्यापार कर रहे हो या आप छोटे काम कर रहे हो तो आपसे भारत सरकार कभी भी टैक्स नहीं मांगती है। तो व्यापार कभी भी, कोई भी व्यापारी आज भी गरीब नहीं, अगर उसने अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से और अपने माइंडसेट से काम किया हो तो आज भी एक साधारण से किराने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी अपने पूरे परिवार की जीविका बड़े आराम से चला लेता है। अपने घर में जो भी शादी ब्याह रहता है बड़े अच्छे से कर लेता है। ये केवल और केवल देन भारत सरकार की। तो टैक्सेस से हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ना है। जो टैक्सेस हम देते हैं वह कहीं न कहीं कमाने के बाद ही, और जो टैक्सेज हमारे लगे हैं इसलिए हुए कि जब GST हमारा आया तो बहुत सारे पैसे जो आम व्यक्ति नहीं दे रहे थे, मतलब जो व्यापार नहीं दे रहे थे, आज क्या हुआ GST के आने से हर कोई आपको टैक्सेज भारत सरकार को, इसीलिए आप तुलना करोगे 10-5 सालों की दर की तो भारत सरकार की स्थितियाँ बेहतर हुई इन्हीं टैक्सेस की वजह से। और बाद में लगा कि GST में चूँकि शुरू में जब कोई व्यवस्था आती है तो यह लगता है कि यह बहुत सुचारू रूप से नहीं है, उन व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाता है। तो इन्हीं में संशोधन किए गए और GST में कुछ आइटम्स के दाम घटा दिए गए। कुछ आइटम्स पे जो परसेंटेज लगे हुए थे वह लगा कि भारत सरकार को यह इन पे ज़्यादा हो रहा है, तो GST के कुछ स्लैब्स को वहाँ से हटा दिया गया और नया प्रावधान लाया गया। नए हिसाब से GST के चार्जेस को निर्धारित आने वाले समय में सरकार को लगेगी कि इसको और भी बेहतर किया जा सकता है। उन पहलुओं पे काम, तो GST के आने से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति प्रभावित हो या फिर व्यापार मंडल प्रभावित हो। जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है वह हमारे और आपके हित में ही बनाए। तो GST के साथ अगर बात करते हैं तो टैक्सेज हमारे 2 प्रकार के रहे, डायरेक्ट टैक्सेज और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेज आपको बताया गया ऐसे टैक्सेज जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे टैक्सेज हमारे डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेज ऐसे टैक्सेज होते हैं जो व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करते, जैसे हमारे GST इनडायरेक्ट टैक्सेज की श्रेणी में आते हैं। अब बात अगर GST की जाए तो GST हमारी 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है इंट्रा स्टेट GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा हमारा होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, तो यह कहता है कि अगर हम विद इन स्टेट एक ही राज्य के अंदर किसी भी माल को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर 2 प्रकार के GST चार्जेज लगाए हैं। वह 2 प्रकार के GST चार्जेज जो हमारे होते हैं वह होते हैं यह GST और CGST। यह GST हमारा कहता है कि यह स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाने जाते हैं।
जबकि CGST हमारा कहता है यह सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना। अगर हम एक ही राज्य के रहने वाले हैं, उसी राज्य में हम कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो हमारे ऊपर दो प्रकार के टैक्सेज लगाए गए, SGST और CGST। SGST और CGST कहता है कि जो भी टैक्सेज उस आइटम पे बन रहा है, उस टैक्सेज का, जैसे हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उस पर 28% GST चार्जेज हैं, तो यह क्या होगा, 14% GST चार्जेज हमारा क्या होगा, वह SGST हो जाएगा, और 14% GST चार्जेज हमारे क्या हो जाएंगे, CGST। ये दोनों आपको मिलेंगे। अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो उस पर 5% GST चार्जेज हैं, तो 2.5% GST चार्जेज आपके क्या होंगे, SGST, और 2.5% GST चार्जेज आपके क्या होंगे, CGST। इसके बाद हमारा आता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट कहता है आउट ऑफ स्टेट। इंटर स्टेट कहता है, इंटर स्टेट कहता है आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट का मतलब हो गया, यदि आप रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं और माल आप दिल्ली से खरीद रहे हैं, तो वहाँ हमारे GST चार्जेस लगते हैं। वह GST चार्जेज हमारा होता है IGST। IGST कहता है यह इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहलाता है। यह क्या होता है, यह सीधे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार बाद में राज्यों को उनका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है। आपके राज्यों को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और केंद्र अपने हिसाब से डिफाइन करता है कि आप किस राज्य में हैं और किन किन राज्यों से होके गए, किन राज्यों को कितना GST चार्जेस देना, वह भारत सरकार निर्धारित करती है। हमारा काम होता है कि हम जो लें वहाँ हमने एक बार ही केंद्र सरकार को सारा टैक्स जमा कर दिया, बाकी केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि राज्यों को कैसे उनका GST चार्जेस देना है। तो हमें यहाँ दो प्रकार से पढ़ना है GST हमारी, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट कहती है कि यहाँ दो प्रकार के GST चार्जेस लगते हैं, SGST एंड CGST। SGST एंड CGST जो लगता है वह विद इन स्टेट का रहा, ठीक है। और अगर IGST की बात की जाए तो वह हमारा इंट्रा स्टेट रहा, इंटर स्टेट रहा, यहाँ आउट ऑफ स्टेट। तो हम रहने वाले अगर उत्तर प्रदेश के हैं, माल किसी और राज्य से खरीद रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या होगा, आउट ऑफ स्टेट के IGST। बाकी की चीज़ों को बाद में हम